स्पष्ट कर दूं कि हम लोग जो एक तरफा बातचीत नहीं करेंगे और आपको बोर नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार अपनी बात कही और एक तरफा हम लोगों ने अपनी बात पूरी करी और एक भाषण के रूप में बात खत्म करके यहाँ से चले गए। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी बातचीत होनी चाहिए कि जिसमें आपको भी मजा आना चाहिए और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जो होंगे उन सारे सवालों के जो जवाब हम दे सकते हैं या जो मैं जानकारी रखता हूँ, मैं उनको कोशिश करूँगा कि आपकी जो जिज्ञासा है उसको हम लोग शांत करें। तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी बातचीत से पहले थोड़ा परिचय होना बहुत आवश्यक होता है। मैं अपना परिचय अगर दूं तो मेरा नाम महेंद्र सिंह तंवर है और मैं 2015 बैच से IAS ऑफिसर हूं और आपके इस जनपद में, जनपद संत कबीर नगर में अभी जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूं। मैं मूलतः रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूं और यूपी काडर है, तो इसलिए जितने भी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, जो भी जॉब होगी वो यूपी में होगी। और मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैं बीटेक हूँ टेक्सटाइल्स में, मैंने इंजीनियरिंग किया है टेक्सटाइल में, कपड़े में। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो ग्रामीण परिवेश के होंगे। तो मैं भी एक रोहतक में जिले में गांव है काहनौर करके, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी गांव में ही हुई है और 8वीं क्लास तक मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का पास आउट हूँ। तो मुझे याद है कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो 6ठी क्लास में आके ABCD हम लोग सीखते थे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी होंगे शायद जिन्होंने बाद में ABCD पढ़ना शुरू किया होगा। और 8वीं क्लास के बाद फिर 9वीं क्लास में जो है वो शहर में एडमिशन लिया। तो बाकी की मेरी पढ़ाई जो है 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक वो मेरी भिवानी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रोहतक के बगल में, वहाँ से पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। और उसके बाद फिर बीटेक किया। बीटेक भी वही भिवानी में ही एक टेक्सटाइल का कॉलेज है TITS भिवानी के नाम से। वो टेक्सटाइल के लिए ही बहुत पुराना कॉलेज है, 1943 का। JD बिरला साहब ने होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जब NDA क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे लगा कि बीटेक पूरी कर लेते हैं और बीटेक पूरी करने के बाद फिर लगा कि CDS का एग्जाम भी देके देखेंगे। लेकिन उसके बाद बीटेक करते करते प्रायोरिटीज बदलनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मैं शायद डिफेंस फोर्सेज की तरफ, आर्म फोर्सेज की तरफ नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद वो जॉब छोड़ी और फिर लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। आप भी जब धीरे धीरे आएंगे तो आप लोगों को SSC, CGL ये सब सुनने को मिलेगा। अभी मुझे पता नहीं कितने लोग इसके बारे में जानते होंगे। SSC के बारे में जानते हैं? एग्जाम होता है, जानते हैं? तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग मतलब। हालांकि 12th क्लास के बाद भी उसमें कई सारे पोस्ट होती हैं जो एग्जाम होते हैं। हम लोगों ने CGL 2011 का एग्जाम दिया था। उसके बाद चॉइस थी कि या तो हम लोग इंस्पेक्टर बन जाए कहीं पे इनकम टैक्स में या कस्टम्स में या कहीं और दूसरे विभाग में। लेकिन चूंकि तैयारी करनी थी सिविल सर्विसेज की तो दिल्ली में ही रहना जरूरी था। तो और पुराना एक सपना भी था कि कभी भी मौका मिलेगा तो डिफेंस फोर्सेस में काम करेंगे। तो वो सपना फिर दोबारा पूरा हुआ और मैंने 2011 में 12 में 11 का एग्जाम था और पोस्टिंग जो है 2012 में आई थी। मैंने रक्षा मंत्रालय ज्वाइन किया 2012 में। और आप लोगों को जानकारी शायद कम होगी, लेकिन कर्नल साहब इस बात को समझेंगे कि जब CDS नहीं हुआ था तब COC सेक्रेटेरिएट होता था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे तीनों सर्विसेज के जो चीफ होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें जो सबसे सीनियर होते थे वो उसको हेड करते थे, उस सेक्रेटेरिएट की कमेटीज को। और CISC जो होते हैं वो वहाँ पे प्रशासनिक हेड होते हैं और उसको हेडक्वार्टर IDS बोलते हैं। तो हेडक्वार्टर IDS में मैं 2.5 साल रहा हूँ जहाँ पे ये सारा काम होता था। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और साउथ ब्लॉक एक जगह पड़ती है दिल्ली में जहाँ पे रक्षा मंत्रालय के दफ्तर हैं। तो वो ग्रुप B की जॉब होती है, वो SSC के थ्रू जो जाते हैं उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो लगभग 2.5 साल वहाँ पे काम किया और वहाँ काम करते करते ये लगा कि सिविल सर्विसेज हमें देनी है और लगातार उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। फिर मेहनत करते रहे लगातार। तो 2013 में एग्जाम दिया
मैंने तो 2012 में एक अटेम्प्ट किया, उसमें नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। जो लोग सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा सा पहले सिविल सर्विसेज के बारे में बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह का एग्जाम होता है। जो लोग इसके बारे में कभी तैयारी करेंगे तो उनको धीरे धीरे हालांकि सब पता लग जाता है, लेकिन क्योंकि आज का जो इंट्रैक्शन है वो केवल इस तरह का ही है कि जनरल बातें की जाए, बच्चों को बताया जाए कि क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है, ताकि जिसका जो करियर लेने का मन है वो उस तरफ जाए। मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री क्यों लिया? देखिए, यूपीएससी एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम है। अगर आप उसका सिलेबस उठा के देखेंगे तो वो इतना वास्ट है, इतना सब कुछ है कि आपको पढ़ना सब कुछ ही है। ऑप्शनल में ये होता है कि बस उसकी हमें थोड़ी सी उसकी गहराई बढ़ा देते हैं, डेप्थ थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमें उसका तैयारी करने के लिए एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो टेक्सटाइल का मेरे सब्जेक्ट्स थे 4 साल बीटेक जिसमें किया, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। तो मुझे तय करना था कि कोई दूसरे सब्जेक्ट से ही मुझे पास करना है। तो ये सबसे बड़ा कारण था। मुझे लगा हिस्ट्री, और तब जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो 2 ऑप्शनल होते थे 2012 में। तो मैंने उस टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट चूज किए थे, लेकिन 2013 में पैटर्न चेंज हुआ तो एक ही ऑप्शनल कर दिया गया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया और हिस्ट्री रख लिया, क्योंकि हिस्ट्री स्टैटिक होती है, वो बहुत बदलती नहीं है। तो ये रहा कि शायद उसको प्रिपेयर करना मेरे लिए आसान रहेगा। और उससे भी बड़ा सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटरेस्ट भी हिस्ट्री में ज़्यादा था। तो ये एक पहले चीज़ का आंसर है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल आता है कि जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके दिमाग में सवाल आता है कि ऑप्शनल क्या लिया जाए, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही लिया जाए या कोई और सब्जेक्ट लिया जाए। ये इससे मिला जुला एक सवाल होता है जो अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपको तमाम तरह के लोग ये बातें कहते मिल जाएंगे कि हमें ऐसा ऑप्शनल लेना चाहिए जो अच्छा स्कोरिंग हो, जिसमें अच्छे मार्क्स आते हों। दूसरे तरह के लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि नहीं, जो हमें जनरल स्टडीज में हेल्प करता हो, हमें वहाँ पे कम पढ़ाई करनी पड़े, ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए। कोई ये कहेगा कि इसका टीचर वो बड़ा अच्छा है, अगर आप उससे पढ़ लोगे तो ये अच्छा आपको मार्क्स दे सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है बेकार की चीज़ें हैं। सबसे बड़ा कारण एक ही होता है, ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता हो, जो आप दिन में 6, 7, 8 घंटे पढ़ें तो आप बोर ना हो, तभी आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपके लिए बोझ बनता चला जाएगा। तो सबसे कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो हर प्रकार के सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो मेरा कारण यही था कि मेरे जो बीटेक के सब्जेक्ट थे वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं थे, इसलिए मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट ही चूज करना था, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया। दूसरा, आपने कहा रूटीन क्या था, कितनी एज में मैंने क्वालिफाई किया, कब मैंने डिसाइड किया। देखिए, मैं 2009 में मैंने बीटेक किया था। 2009 में जब आप बीटेक करते हैं तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1988 है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरा साइकिल जो है कैसे चलेगा। सिलेक्शन 27 साल में हुआ था, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो है वो जब हम लोग 23-24 साल में थे तब से उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। कई लोग ये कहते हैं कि कब से करनी चाहिए, कुछ लोग 12वीं क्लास से ही पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। उनके फैमिली जो परिवार के लोग हैं, खासकर पेरेंट्स जो हैं, वो चाहते हैं कि बस 12वीं के बाद है ना तुम ग्रेजुएशन साइड में करते रहिए, लेकिन मेन यूपीएससी की तैयारी रहती है। ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक मैच्योरिटी का एक टाइम आता है, सिलेबस को पढ़ने का एक मैच्योर माइंडसेट भी होना चाहिए। उन विषयों को समझने के लिए आप खुद मैच्योर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आप 3rd ईयर में होते हैं ग्रेजुएशन के, तब आपको सीरियसली सोचना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तरफ आना चाहते हैं।